नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे जहां हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी क्रैश के बारे में। क्या ये मार्केट का कंसोलिडेशन है या फिर कुछ और? अगर आप पिछले 2 महीने से मार्केट को फॉलो कर रहे हैं तो आप ये इस तरह की चीजें प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट आज इतनी गिर गई, बिटकॉइन के प्राइसेस में इतना फॉल है, इथेरियम के पॉइंट्स इतने गिर चुके हैं, शिबा इनू और डोजी कॉइन्स के पॉइंट्स इतने डाउन आ चुके हैं। यहां सोचने वाली बात यह है कि $3 ट्रिलियन की इवैल्यूएशन वाला ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट आखिर गिर क्यों रहा है। तो चलिए उन रीजंस के ऊपर नजर डालते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। जी हां, बिल्कुल हम शुरू कर रहे हैं। अगर आप पिछले हफ्ते नजर डालते हैं मार्केट के ऊपर तो बिटकॉइन तकरीबन 45,000 यूएस डॉलर्स के आसपास घूम रहा था। आज या कल में ये 38,000 यूएस डॉलर्स के आसपास घूम रहा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम के प्राइसेस भी 2 से 4% डाउन आ चुके हैं। 3,000 की रेंज में ये घूम रहा है। वर्ल्ड क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें तो 2 से 4% का डिक्लाइन, यहां पर $2 ट्रिलियन के आसपास ये मार्केट घूम रही है। अब जैसे ही मार्केट की डिप की सूचना आई, ये इंफॉर्मेशन एयर हुई, सबसे ज्यादा स्टार्ट हुई है पैनिक सेलिंग। पैनिक सेलिंग में क्या होता है कि जो छोटा इन्वेस्टर होता है वो जैसे ही मार्केट के गिरने की खबरें सुनता है, वो अपने सारे पैसे को लेकर के वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। ही ट्राइज टू एग्जिट एज अर्ली एज पॉसिबल। और यहां पे भी यही हुआ। अब आज की डेट में हमारे सामने 3 ऐसे लोग मौजूद हैं, जिनमें से नंबर 1 है वो लोग जिन्होंने आज भी अपनी होल्डिंग्स को बरकरार रखा हुआ है। नंबर 2 वे लोग हैं जिन्होंने सेलिंग कर दी है और नंबर 3 वे लोग हैं जिन्होंने कभी खरीदा ही नहीं था। अब मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के पास आज की डेट में होल्डिंग्स हैं, वो किसी करिश्मे की उम्मीद में बैठे हुए हैं। ये मैं बात कर रहा हूं छोटे ट्रेडर्स की, यानी कि रिटेल ट्रेडर्स की। वे आज भी किसी करिश्मे की उम्मीद में बैठे हुए हैं कि मार्केट आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा। जिन लोगों ने सेल कर दिया है, वो उनमें से 85% लोग किसी ना किसी अमाउंट में लॉस लेकर के बैठे हुए हैं। और जिन लोगों ने कभी खरीदा ही नहीं था, इनकी तो क्या ही बात करें। इनके लिए तो बिटकॉइन और ईथर तब भी महंगे थे जब वो $5 पे थे और $50,000 पे, $60,000 पे ये दूसरों को मलाई खाते देख रहे थे। एक तरह से ये पछता भी रहे थे। आज हो सकता है ये खुश हों, लेकिन इस वीडियो का एंड होते होते आप पैनिक सेलिंग करने वाले लोग और ज्यादा दुखी होंगे। ये आप जानेंगे क्यों। उससे पहले बात कर लेते हैं मार्केट इवैल्यूएशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। बिटकॉइन पर नजर डालें तो 797 बिलियन यूएस डॉलर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 21 मिलियन टोटल कॉइन्स के साथ ये है दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी। इसके बाद इथीरियम की बारी आती है जो 737 बिलियन डॉलर्स के साथ 119 मिलियन टोटल कॉइन्स लिए हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी करेंसी है। तीसरी है टेथर, 78 बिलियन की मार्केट इवैल्यूएशन है। बाइनेंस कॉइन्स 77 बिलियन डॉलर्स। और ये डोजी कॉइन्स जो कि हमारे एलन मस्क सर की फेवरेट है, वो 21 बिलियन डॉलर। सर कितने जीरो लगे हैं, इन्हें गिन लीजिएगा। ये इंडियन रुपीज में इनका कन्वर्शन है, मेरे बस की बात नहीं है। तो यहां पे आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि ये मार्केट कोई अनस्टेबल मार्केट नहीं है कि आज है और कल गई। मैंने YouTube पे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनकी वीडियोस को देखा, जिन्होंने एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लगा रखा है कि वोलेटिलिटी इज इक्वल टू फ्रॉड। कि सर क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में $10,000 तक का एक दिन में ऊपर या नीचे का ट्रांजैक्शन, या आप कह सकते हैं कि वॉलेटिलिटी होती है, तो इसलिए ये मार्केट है फ्रॉड। जी नहीं सर, ये फ्रॉड नहीं है। चलिए आपको एक सीक्रेट मैं शेयर कर देता हूं। दुनिया की कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, इंडिया की स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स की मार्केट हो, चाहे वो अमेरिकन स्टॉक मार्केट हो, या वो क्रिप्टो मार्केट हो, वो एक ही प्रिंसिपल पर मूव करती है। उसके अंदर अगर डिफरेंस होता है तो वो सिर्फ वोलेटिलिटी और वॉल्यूम का होता है। पैसे उसी तरह से वर्क करते हैं, चाहे हिंदुस्तान में करें, चाहे अमेरिका में करें, या दुनिया के किसी भी देश में करें। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ लोड शेडिंग। लोड शेडिंग आप सभी लोग जानते हैं कि जब बिजली के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आपके पावर हाउसेस पे पड़ता है, तो बिजली आपको सप्लाई करने वाला, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट एंटिटी हो, वो कुछ देर के लिए या तो वोल्टेज को गिरा देता है या फिर वो कट लगा देता है। आजकल मार्केट के अंदर जो आपको देखने को मिल रहा है वो भी कुछ इसी तरह का है। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो ये आपको किसी स्टॉक के प्रोफाइल की तरह दिखाई देगा। यहां पे अगर आप देखें तो रात को 2 बजे के आसपास बिजली का कंजम्पशन बढ़ना शुरू होता है और सुबह तकरीबन 7 बजे के दरमियान, यानी कि 7 से 8 बजे के दरमियान,
ये सबसे ज्यादा हो जाता है। अब इस पॉइंट पे आकर के आपका इलेक्ट्रिसिटी कट होता है या वोल्टेज डाउन की जाती है, यानी कि यहां से लोड शेडिंग शुरू होती है। लोड शेडिंग के बाद यहां से धीरे धीरे कंजम्पशन घटता है और फिर यहां से ये दोबारा ऊपर उठना शुरू होता है। सवाल आता है कि क्यों किया जाता है। देखिए, जब कोई भी स्टॉक, किसी भी तरह का फाइनेंशियल कमोडिटी उठने लगती है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया या ईथर हो गया, आपने देखा था इनकी एक वेव आई थी। जब इनकी वेव आती है तो इसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें इस करेंसी से कोई लेना देना नहीं होता, जिन्हें इनके लॉन्ग टर्म से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें पता नहीं होता कि बिटकॉइन क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, इथीरियम क्या है। ये लोग बस कुछ पैसा कमाने के लिए उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। इन लोगों को किनारे हटाने के लिए लोड शेडिंग की जाती है, यानी कि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती, जो भी इसके प्रमोटर्स हैं वो ये नहीं चाहते कि उनके प्राइसेस ओवरहीट कर जाएं। ये बड़ी अजीब बात है कि कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा क्या कि उसके प्राइसेस ओवरहीट करें। जी नहीं। इसका एग्जांपल हम अगले स्लाइड में देखते हैं। ये आदमी को आप सभी लोग जानते हैं, हमारे प्यारे हर्षद भैया। इन्होंने 1992 के अंदर एक बहुत खतरनाक काम इस देश के अंदर करना शुरू कर दिया था, जो कि यही था जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। हर एक स्टॉक के प्राइसेस 40 to 50% तक इन्होंने हाइक करवा दिए, जिसका एग्जांपल ये था कि एसीसी का प्राइस 300 से उठ करके 10,000 तक चला गया। अब आप लोग कहेंगे कि भैया इसमें क्या नुकसान है। अगर किसी कंपनी का प्राइस 300 से उठ करके 10,000 पे जा रहा है तो उसमें नुकसान क्या है। नुकसान ये था कि एसीसी के पास ऐसा कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट नहीं था, या एसीसी के फंडामेंटल्स में कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जो कि इस प्राइस को सपोर्ट कर सके। जब भी बिना फंडामेंटल सपोर्ट के कोई भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, चाहे वो फिर बिटकॉइन हो या ईथर ही क्यों ना हो, अगर उसका प्राइस ऊपर जाएगा तो वो हवा में ऊपर जाएगा, मतलब वो हवा में डोल रहा होगा, उसके पास पांव रखने के लिए जमीन नहीं है। इस तरह की चीज जब गिरती है तो फिर ये होता है कि एक एक स्टॉक 1992 में 72% तक गिर गया। मतलब अगर कोई स्टॉक 100 रुपए का था तो साहब उसमें से 72 रुपीज चले गए। अब आप देखिए कि सामने वाले के पास सिर्फ 28 रुपए बच रहे हैं। क्या करेगा वो आदमी जिसका 100 रुपए का स्टॉक था और 28 रुपए पे आके रह गया है। इस चीज को रोकने के लिए, इस सडन लॉस को रोकने के लिए लोड शेडिंग का प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है। अब शायद आपको कुछ कुछ समझ आना शुरू हो गया होगा। एक नजर डालते हैं इन करेंसीज की हिस्ट्री पे। हमारे सामने चार्ट खुला हुआ है दिसंबर 2017 बिटकॉइन प्राइस आप देख पा रहे हैं 16,099 रुपए। आप चलिए थोड़ा सा आगे, जनवरी 27 2019, ये देखिए यहां पे ये इस पॉइंट पे मौजूद था 2017 में, और ये इस पॉइंट पे आ गया है 2019 में। प्राइस डिफरेंस कितना ज्यादा है, यहाँ पे 3,000 पे आ गया है। यहां से ये मार्केट थोड़ी सी ऊपर उठी और इस पॉइंट पे यानी कि जुलाई 2019 में ये तकरीबन 12,000 पे रिकंसाइल कर गया, लेकिन वहां से फिर एक डिप इसमें आया और ये 7,000 के आसपास रिकंसाइल किया, और उसके बाद इसने यहां से सपोर्ट लेकर के जो छलांग दी है तो ये इस पॉइंट पे 50 से 60,000 डॉलर पे जा पहुंचा था। तो अब बात कर लेते हैं इथीरियम की। 8 जनवरी 2018 का ये चार्ट है। इथीरियम का प्राइस 1111 रुपए के आसपास यहाँ पे मौजूद है। 1100 रुपए, 1140, 1150 के आसपास ये प्राइस यहाँ मौजूद था। उसके बाद इथीरियम ने ली है डिप, और ये आप देख सकते हैं 11 दिसंबर 2018 यानी कि 10 से 11 महीनों के दरमियान में ही इसका प्राइस तकरीबन $1,000 नीचे गिर गया था। यहां बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस डिप के बाद क्या ये जमीन में धंस गए। जी नहीं, इन्होंने किसी ना किसी पॉइंट पे तो अपना सपोर्ट लिया और वहां से ये ऊपर उठना शुरू हुआ, और जब ये यहां से ऊपर उठा तो ये 4,000 5,000 रुपए तक, $5,000 तक सॉरी, चला गया था। तो अब बात कर लेते हैं कि ये हुआ क्यों। बहुत सारे लोग इसको कोविड-19 के ऊपर थोप रहे हैं। जी नहीं, मेरे ओपिनियन में और बहुत सारे और एक्सपर्ट्स के ओपिनियन में ये पॉसिबल नहीं है। मेरा 11 साल का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस मुझे ये बताता है कि मार्केट में जब भी बुल रन आता है तो वो हमेशा ही अनसर्टेनिटीज के बीच में आता है। बुल रन कभी भी सर्टेनिटीज के बीच में नहीं आएगा। बुल रन ऐसे टाइम में आता है जब हर रोज ये डर बना रहता है कि इस बार तो ये मार्केट गिरी, इस बार तो ये मार्केट गिरी। फॉर एग्जांपल आप 2019 से इंडियन स्टॉक मार्केट का हिसाब ले लीजिए। 2019 में इलेक्शंस थे, मई 2019 के आसपास इलेक्शंस थे, मार्केट में थोड़ा सा डिप आना शुरू हो गया, अनसर्टेनिटीज आनी शुरू हो गई। लोगों ने, सब ने कहा कि भैया अब मार्केट गिरेगी। मार्केट नहीं गिरी, मार्केट वहां से और ऊपर गई।
उसके बाद 2020 के अंदर कोविड-19 आया, सबने कहा जी मार्केट गिरेगी, मार्केट फिर नहीं गिरी, मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट दोबारा ऊपर चली गई। 2021 के अंदर लॉकडाउन दोबारा इंपोज हुए, लोगों ने कहा अब मार्केट तो गिरेगी जरूर। सेकंड वेव, थर्ड वेव, जितनी मर्जी वेव्स आ जाए, बुल रन हमेशा ही अनसर्टनिटीज में आता है। ये हमेशा ही बियर रन होता है जो एक शांत समय में आता है। आपको पता होगा कि जब 2008 में आया था तो अमेरिका की एक बहुत बड़ी फर्म कोलैप्स कर गई थी आउट ऑफ द ब्लू, बिल्कुल शांत वातावरण में। तो आप इस बात को, इस रूल को, थंब रूल को पहचान लीजिए जो मैंने अभी आपको बताया। तो एक्चुअल रीजन ये है, चाइना ने क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, खास तौर पे बिटकॉइन के ऊपर पूरी तरह से क्रैकडाउन कर दिया है। चाइना के साथ साथ दुनिया के 8 ऐसे देश हैं जो कतर, इजिप्ट, ईरान, ओमान, मोरक्को, अल्जीरिया, बांग्लादेश जैसे, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर बहुत ज्यादा क्रैकडाउन किया और चाइना ने तो एब्सोल्युटली ही बैन कर दिया है। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि चाइना से बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स थे स्टॉक मार्केट्स के अंदर, यानी कि इंटरनेशनल क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स थे। अचानक उन सारे इन्वेस्टर्स में आ गया डिक्लाइन, एक बहुत बड़ा स्लंप आया, क्योंकि जब चाइना में रहने वाले आदमी को उस क्रिप्टो करेंसी का फायदा क्या है, जब चाइना की गवर्नमेंट ने उस पर बैन ही लगा दिया, उसके पास भले $1 करोड़ के हों चाहे $10 करोड़ के हों, वो उसके लिए कचरा हो चुका है। इस स्लंप की वजह से जो थोड़ा सा मार्केट डिप में गया था, यहां से रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसको देखा कि ये डिप में जा रहा है और इन्होंने यहां से सेलिंग शुरू कर दी। ये रिटेल इन्वेस्टर्स की सेलिंग की वजह से और ज्यादा नीचे गया। यहां पे लोड शेडिंग का प्रिंसिपल भी काम कर रहा है, लेकिन यहां पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जानबूझ करके थोड़ी देर के लिए प्राइसेस को नीचे जाने दे रहे हैं। इस बात को आप अगली आने वाली वीडियोस में समझ पाएंगे कि क्यों। दूसरा रीजन है एलन मस्क चाचा। इन अंकल जी ने बीच में ये कहा था कि बिटकॉइन को ये एक्सेप्ट करेंगे टेस्ला गाड़ियां खरीदने के लिए। मतलब अगर आपके पास कुछ गाड़ियां अगर आप टेस्ला की गाड़ी खरीदना चाहते हैं और आपके अकाउंट में बिटकॉइंस हैं, तो आप बिटकॉइन को ट्रांसफर करके टेस्ला की गाड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन अब इन्होंने ये कहा कि भैया नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसकी वजह से भी इन्वेस्टर्स एक नेगेटिव इंप्रेशन लेकर के बिटकॉइन से एग्जिट हो गए। अब इन अंकल जी की कितनी क्रिप्टो मार्केट में चलती है वो मैं आपको एक बात से बता दूं कि अभी 30 दिसंबर के आसपास 2021 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था शिबा इनू को लेकर के, जो कि इनकी क्रिप्टो करेंसी है, जो आज तकरीबन 6% से 7% की बढ़त पर है। तो ये दो मेजर रीजंस की वजह से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स बिटकॉइन से बाहर निकलने शुरू हुए, जिसको कि आगे रिटेल ट्रेडर्स ने देखा। उनके मन में हमेशा ही, रिटेल ट्रेडर के मन में ये डर बैठा होता है कि मार्केट आज नहीं तो कल जरूर गिर जाएगी, और उसी डर के चलते उन्होंने कर दी शुरू सेलिंग, जिसकी वजह से ये स्लंप आया है। लेकिन ऑब्वियसली ये स्लंप पेरिनियल नहीं है, ये कहीं ना कहीं लेगा रेजिस्टेंस, कहीं ना कहीं इसको मार्केट का सपोर्ट मिलेगा और वहां से करेगा ये बाउंस बैक। ये हम करेंगे अगली वीडियो में डिस्कस कि ये कहां से आगे जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।